एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं और किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल भी चुके हैं, किसी में आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बीएससी थर्ड सेमेस्टर। पेपर का नाम है भाई केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको पता है इस पेपर में कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास। जैसे पहला जो यूनिट है वो केमिकल काइनेटिक्स है ना। उसके बाद में हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, फेज इक्विलिब्रियम है और गैसियस स्टेट है। फिर उसके बाद में लिक्विड स्टेट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड थ्योरीज हैं, वीवीटी, सीएफटी, सारी चीजें। और उसके बाद फिर हमारा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। सर ये हमारे पास 8 यूनिट आपको इस पेपर में दे रखी है और इस 8 यूनिट से जो जो भी क्वेश्चंस हैं आते हैं एग्जाम में, हम उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपके जो मैंने यहाँ पर ले रखे हैं वो ले रखे हैं मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ना एक फायदा होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये फायदा होता है, हम साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे होते हैं, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन एक सही होता है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है, हम उसको भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं वो गलत क्यों है। तो साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है हमारे पास, क्योंकि सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। रही बात सर थ्योरेटिकल एग्जाम्स कैसे करेंगे, तो थ्योरेटिकल के लिए तो मैंने आपको डिटेल इतना करा रखा है आपके एग्जाम्स में के लिए कि आप अगर क्लासेस अगर आप देख लेते हैं, उसके नोट्स अगर आप देख लेते हैं तो वहां से आराम से कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका पेपर का नाम है भाई केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हम इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आपको चाहिए कि सर हमें तो क्लास करनी है, तो क्लास के लिए मैं आपको बता दूं भाई, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास की जो लिंक है उसको मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको जो भी चैप्टर रह गया है या आपका रह रहा है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वक्त हम वैसे गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो गैसेस स्टेट का क्या है कि आपके कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, कुछ और बाकी है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी साथ के साथ कंटिन्यू करेंगे और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ना। इसके अलावा गैसेस स्टेट वैसे तो हमारे पास में कौन सा भाई, गैसेस स्टेट जो है हमारे पास में यूनिट नंबर 4 है ना, यूनिट नंबर 4 है। लेकिन यूनिट नंबर उसके आगे 6, 7 भी हम कर चुके हैं, इतना ध्यान रखना ना। अगर किसी ने नहीं किया तो भाई कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहाँ से स्टार्ट। ठीक है भाई, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, जो रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर क्या होता है ये पूछा गया है। और भाई इस पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पहली यूनिट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, अगर सर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो आप देख कर ही इसका क्या कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या जाना था सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कभी जीरो, इसने कहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेवर जीरो, क्या कभी जीरो नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्यों नहीं हो सकता सर, हमने तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, तो मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी हो सकता है भाई। हमने जब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने जाना मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर हो सकता है ना। आगे ऑलवेज इक्वल टू द टोटल स्टैग्योमेट्री नंबर ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हम कहेंगे क्यों सही नहीं है, क्योंकि सर स्टैग्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कब, जब हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तब। अगर एलिमेंट्री नहीं है तो फिर नहीं हो सकता, तो ये भी चीज ऑलवेज राइट नहीं हो सकती। अब लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है सर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बता दूं, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर रहे थे तो सबसे पहले हमने यही पॉइंट लिखा था कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये थियोरेटिकली नहीं, इट्स ए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। हम एक्सपेरिमेंट कर कर ही बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे पता कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट,
एक्सपेरिमेंट के बिना हम नहीं बता सकते। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी हो जाना है। ओके सर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और लो, क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट दे रखा है भाई, हमने तो इतनी सारी मेहनत करके पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया था और उसके लेक्चर की शुरुआत के 1-2 मिनट में ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। क्या कह रहा है सर, द आरएनएस इक्वेशन इज, बताओ आरएनएस इक्वेशन क्या बताती है। आरएनएस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए बाई आर टी। सर ये तो हो जाता है, बिल्कुल ये हो जाता है हमारे पास क्या, आरएनएस इक्वेशन। और वहां हमने बोला था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमने बोला था आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो आरएनएस इक्वेशन इज के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो इसको देखो क्या दे रखा है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी स्क्वायर दे रखा है, इसलिए पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, बिल्कुल यही हो जाएगा। के ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर टी स्क्वायर, पॉसिबल नहीं है, और ये तो नॉन ऑफ दीज है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्या कहता है सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है द रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी और प्रोडक्ट बना रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, यूनिमोलिकुलर है, बाईमोलिकुलर है, ट्राईमोलिकुलर है, या नन ऑफ दीज। भाई देखो सुनो, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया है ये एक्चुअली अधूरा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि अगर हम मॉलिक्युलरिटी बताते हैं तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, हमने कहा था किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोलॉइड करते हैं, उनको मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। अगर मान लीजिए एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। अब यहाँ पर हमसे दिया है 1 2 3, तो हम बोल देंगे सर ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन हो गई। लेकिन कब, अगर ये हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन हो तब, अगर ये रिएक्शन हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उस केस में ट्राई मॉलिक्यूलर कहना सही है, कि यूनिमॉलिक्यूलर हो नहीं सकती, बाईमॉलिक्यूलर हो नहीं सकती। लेकिन अब यहां पर तो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं दिया है, इसलिए हम ट्राई मॉलिक्यूलर भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस हमारा सही आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर वो बोलता कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब 1 स्टेप रिएक्शन है, हमें तो नहीं पता ना सर, हमें इसकी मैकेनिज्म पता ही नहीं। हमको अगर यहां पर बोलता है कि भाई N2 है, H2 है, NH3 है, CH4 है, तब तो हम बोल सकते थे, लेकिन इसने नहीं बोला ना एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। हमको क्या पता कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी, ना उसने ए बताया, ना बी बताया, ना सी बताया। हो सकता है 2 में हो रही हो, 3 में हो रही हो, 4 में हो रही है। अगर एक से ज्यादा स्टेप में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कभी भी ऑर्डर के बराबर नहीं होती, और उसकी मॉलिक्युलरिटी डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। इसलिए अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन की जरूर बता सकते हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर ये एलिमेंट्री है और एलिमेंट्री नहीं है तो फिर हम इसका आंसर लिखेंगे नन ऑफ दिस, कोई भी आंसर नहीं है हमारे पास। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 4 द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज। भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ही चाहिए कि ये तो आपका, ये मान लो कि ऐसा कोई ईयर नहीं हो सकता जहां पर ये क्वेश्चन न पूछा जाए, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए। तो भाई इसको तो मैं आपको एक जगह लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखिए भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको किसी भी रेट कांस्टेंट का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है ना, यूनिट ही तो पूछिए ना, हाँ यूनिट पूछिए। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या याद रखना, मोल, लीटर और सेकंड। सेकंड तो इनवर्स रहेगा। मोल की पावर आपकी रहनी है 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकंड इनवर्स। सर आप अगर इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हो, ये मैंने डायरेक्ट बताया। अब ये फॉर्मूला आया कहां से सर, आया कहां से, इसकी हमने डिटेल जानकारी अपने लेक्चर में दे रखी है केमिकल काइनेटिक्स वाले में। अगर आपने नहीं देखा, आप चाहते हो, आपके पास समय है, आप देख सकते हो, तो आप चले जाइए देख लीजिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आपको ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखिए भाई, हम कहेंगे सर अगर आपको किसी भी ऑर्डर, आपका 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, 50वां ऑर्डर क्यों ना सही,
100वां ऑर्डर क्यों नहीं सही? कोई भी ऑर्डर हो आपको उसकी यूनिट निकालनी है तो आपको मात्र इस वाले फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा सर n इक्वल टू 0, अगर मैं n की वैल्यू 0 कर दूं तो k की यूनिट क्या हो जाएगी भी? सर k की यूनिट हो जाएगी, n की वैल्यू 0 करो तो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा सर, यहाँ पर मोल बचेगा खाली। यहाँ पर क्या है 0 माइनस 1 बचेगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 कर देता हूं तो क्या आगे हो जाएगा भाई? सर ये हो जाएगा हमारे पास क्या, मोल की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, और 0 तो हटाओ, l की पावर 1 माइनस 1 0, 0 का मतलब 1 हो गया, हटाओ, यहां से क्या बचेगा? खाली सेकंड इनवर्स बचेगा। अगर मैं यहां से कहूं n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? अगर मैं 2 रखता हूं n की वैल्यू तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, तो यहां से हो जाएगा मोल इनवर्स, और यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 बचेगा तो लीटर ही रहेगा, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसी तरह से अगर मान लो n की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास यूनिट? सर मेरे पास यूनिट हो जाएगी मोल की पावर -2 लीटर इज सेकंड इनवर्स। n की वैल्यू करता हूं 4 तो मेरे पास यूनिट क्या हो जाएगी भाई? मेरे पास यूनिट हो जाएगी मोल की पावर -3 लीटर 3, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ n की वैल्यू 5, आप कहेंगे सर इतनी क्यों लिख रहे हो? तो अभी बताते हैं इतना क्यों लिख रहे हैं। k, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी? मोल की पावर -4, और यहाँ पर लीटर 4 और सेकंड इनवर्स। भाई इसी तरह से चलता जाएगा। एक कंक्लूजन निकाल लो, एक कंक्लूजन निकाल लो वो कि अगर आपके पास ऑर्डर दे रखा, आपको यूनिट निकालनी है तो एक काम करना है, आपको 1 माइनस कर दीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर आप लीटर की पावर देखो, डायरेक्ट क्या देखना, आपको लीटर की पावर देखनी है। यहां अगर मैं 5th ऑर्डर की बात करता हूं, इसमें लीटर की पावर 4 है, 4th ऑर्डर में पावर 3 है, 3rd ऑर्डर में पावर 2 है, 2nd ऑर्डर में पावर 1 है, 1st ऑर्डर में पावर है ही नहीं, 0 ऑर्डर में पावर -1 है। तो मतलब अगर मैं एक चीज देखो, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, और 0 -1 -1। तो कुल मिलाकर कहने का ये है, अगर आपको ऑर्डर दे रखा है और आपको यूनिट पूछिए तो जो ऑर्डर दे रखा है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, और 1 माइनस करने के बाद वो पावर बना दो किसकी? लीटर की, और मोल की पावर उसी पावर का माइनस कर दो, सेकंड इनवर्स रहेगा हमेशा। तो यहां से अगर हम देखना चाहें, यहां से हम देखना है सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड में से 1 माइनस करेंगे, यानी 2 में से तो 1 बचेगा, तो लीटर की पावर 1 किसमें? सर इसमें लीटर की पावर है ही नहीं, इसमें लीटर की पावर -1 है ना, इसमें लीटर की पावर कितनी है? देखिए इसमें लीटर है ही नहीं, हटाओ, इसमें -1 है, हटाओ, इसमें +1 है, और इसमें -2 है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। बस यही था, देख लो आप इधर देखो, सेकंड ऑर्डर का क्या था? सेकंड ऑर्डर का था मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, जिसको आप लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। हाँ तो भाई अपना अगला क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है? फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 0.75 is 138.6 सेकंड, इट्स रेट कांस्टेंट इज। भाई उसने बोला है कि हमारे पास में जो रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है, उसका T 75% दे रखा है। आपने सर 75% कहाँ लिखा है? तो भाई आपको बता दें, यहाँ पर लिखा है 0.75, और 0.75 का मतलब होता है 75%। 75% मतलब 75 डिवाइड बाई 100, तो आंसर तो 0.75 ही आएगा ना। तो आपको चाहे 0.75 बोले या 75% बोले, बात एक ही है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो भाई T 75% का मतलब होता है 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है उसे T 75% बोलेंगे। तो भाई कितना समय लग रहा है? 138.6 सेकंड लग रहा है, तो हमें उसका रेट कांस्टेंट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हालांकि इसका फॉर्मूला हो सकता है कि आपको याद हो अगर आपने क्लास कर रखी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो एक काम करो, थोड़े से कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूले है इसका आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। भाई हमने क्या पढ़ा था? हमने सर रेट का फॉर्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है।
इसलिए रेट कांस्टेंट, रेट का फॉर्मूला क्या आया था, R इक्वल टू के ए। अगर यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो सर यहाँ में रेट हमें पता होना चाहिए, एक ही कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, दिया ही नहीं हमें, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते। दूसरा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला में ये दिया था 2.303 अपॉन टी लॉग वेस्ट एन ए नॉट अपॉन ए, ये हमको दिया था। अगला अगर हम बात करें, और हमने पढ़ा था सर टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा था, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। एक हमने टी 75% का फॉर्मूला पढ़ा था, टी 75% क्या था, 2 इंटू टी हाफ, इसके बराबर था। बिल्कुल, अगर आपको इतने फॉर्मूले पता है ना तो आप इजीली कर जाओ, ये दो फॉर्मूले पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर जाओ। क्या पूछा है सर, हमसे पूछा गया है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार से बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है, देखो क्वेश्चन, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि भाई हमारे पास ना टी 75% दे रखा है, ठीक है, कितना ऐसा टी 75%, उसने हमसे कहा कि 138.6 सेकेंड है टी 75%, यानी कि इतना कंप्लीट होने में 138.6 सेकेंड लगते हैं। तो हमको ये बता दीजिए उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है सर, एक काम करो, टी 75% वाला फॉर्मूला लिखो। अगर हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमको एक ही चीज पता है सर, टी 75% जो होता है वो बराबर होता है 2 इंटू टी हाफ के, 2 इंटू टी हाफ के, ठीक है। और टी हाफ कितना होता है भाई, 2 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ इज 0.693 अपॉन के। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले आए कहां से, तो भाई अगर आए कहां से आप ये पूछना चाह रहे हो तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है कि हमने इसका डेरिवेशन कर रखा है। और कहाँ कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मतलब क्लासेस नहीं करी, डायरेक्ट क्वेश्चन करने आए हो। अगर आपको इनका डेरिवेशन चाहिए कंप्लीटली, कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से फॉर्मूले आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो आप जाकर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लीजिए। अगर आपको प्ले लिस्ट ना मिले, वैसे तो नॉर्मली आप चैनल पे पहुंचोगे, चैनल पे पहुंचने के बाद जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पे गए, उसमें प्ले लिस्ट में चले जाइए, आपके जो भी टॉपिक है, जो भी आपकी यूनिट है, आप यूनिट वाइज देख लीजिए, सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में हमने डाल रखे हैं, आप जाकर देख लीजिए। फिर भी नहीं मिलता आपको केमिकल काइनेटिक्स चाहिए तो आप जो लेक्चर चल रहा है ये, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन जाने के बाद आपको यूनिट बाय यूनिट उनके लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां पर क्लिक करें सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। अगर इतने पर भी नहीं मिल रहा तो भाई कमेंट कर दीजिए, वहां लिख दीजिए कौन सी यूनिट कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, इधर देखिए, यहां से बात करें टी 75% इक्वल टू 2 इंटू 0.693 अपॉन के। ओके, टी 75% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 138.6 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ की वैल्यू तो 0.693 अपॉन के ही है। बिल्कुल, अब हम एक काम करेंगे, क्या मैं के को इधर लेके आ सकता हूँ, के तो निकालना है ना मेरे को, बिल्कुल। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.693 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 138.6, ये 138.6 को इधर पहुंचा दिए। सर हमको तो पता है कैलकुलेशन का, क्या पता है, हम एक काम करेंगे सर, अगर मैं ये पॉइंट को हटाता हूं तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 3, ये पॉइंट को हटाऊंगा तो कितने जीरो ऐड होंगे 2, तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ सर, क्या एक जीरो से एक जीरो गया, बिल्कुल, इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखें, के इज इक्वल टू 2, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, डिवाइड बाई ये कितना 2, और कुछ बचा, यहाँ से बचा 100, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बचा 1/100, और 1/100 का मतलब अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -2 के किस में आता है भाई, सेकंड इनवर्स में। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम आपसे कहें भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.75 इतना है तो उसका रेट कांस्टेंट होगा 10 की पावर -2 सेकंड, नहीं सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। आई होप इतने बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 6, इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट है, आपसे क्या पूछा है, कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन, अरे वाह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक चीज देखो क्या दे रखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमने क्या कहा था, ऑर्डर में से एक माइनस करोगे आपको यूनिट मिल जाएगी, यूनिट से आपको ऑर्डर निकालना तो एक जोड़ दीजिए, लीटर की पावर कितनी है -1, तो -1 में अगर आप +1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, तो आंसर हो गया भाई आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसका सही आंसर आ जाएगा।
आप चाहो तो चेक करके देख लो भाई क्या बोल रखा है उसने, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो भाई किसका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0 हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 6 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। नाउ अभी हम बात करते हैं अपना अगला, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट इज, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अरे भाई एथिल एसीटेट क्या होता है, हम लिखेंगे CH3 और फिर यहाँ पर क्या करते हैं C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ O और यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगाते हैं C2H5, ये एथिल एसीटेट होता है। अगर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद फॉर्म करता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5OH। भाई हमने C2 फर्स्ट ऑर्डर नाम से एक रिएक्शन कराई थी, वहां पर ये करवाया, अगर आपको पता हो तो। भाई इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो H2O पर डिपेंड नहीं करता, H प्लस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि सर वाटर की क्वांटिटी हम इतनी ले लेते हैं कि उस पर हमें डिपेंड ही नहीं करता है, एसिड हमारा एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर ये रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। इस रिएक्शन का रेट केवल एथिल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे से अगर हम कहें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें सेकंड हो नहीं सकता, थर्ड हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, तो दैट्स व्हाई आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, सारे ऑप्शन ही नहीं दिख रहे, देख पा रहे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा बताएगा। अच्छा जी ये देखो कर्व किस किस के बीच है सर, टी हाफ वर्सेस ए के बीच है, ए लिख रखा है इन्होंने, तो ए मतलब जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ना A0, ये वही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप ए लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ए लिख लो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टी हाफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या था सर, टी हाफ इज इक्वल टू, हमारे पास जो टी हाफ का फॉर्मूला था वो था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यही है ना, बिल्कुल। क्या इसमें ए आ रहा, हम कहेंगे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि टी ऑफ A0 पर डिपेंड ही नहीं करता, यानी ए पर डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर हम ए को बढ़ाएं या घटाएं टी ऑफ की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तो सर ये बढ़ाने पे बढ़ रहा है तो ये हो नहीं सकता, यहां पर देखो टी ऑफ ए को बढ़ाने पे घट रहा है, तो या फिर हम बोल सकते हैं 1/a बढ़ाने पे बढ़ रहा है, ये भी नहीं, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमने ये बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़े भाई, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, 0 ऑर्डर में भी पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था, ग्राफ किस तरह से बनाते, सब कुछ एक एक चीज को वहां पर समझा था। अगर आपने वो क्लास करी होंगी तो आपने ये इसका आंसर झट से बता दिया होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है सर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 40 मिनट्स इफ टी हाफ इज 20 मिनट। देखो भाई टी हाफ दे रखा है कितना, 20 मिनट है, ओके। उसने कहा अगर मैं टी को कितना कर दूं 40 मिनट, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा। रिएक्टेंट कितना, जैसे मान लीजिए मेरे पास पहले 100 ग्राम था, है ना, अब मैं देख रहा हूं कि 20 मिनट बाद वो 50 ग्राम हो गया, मतलब 20 मिनट बाद आधा हो गया है। अब अगले 40 मिनट में कितना हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है ना, सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम में आप निकालो, आप निकालोगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप कैसे निकालोगे, जितना भी टाइम दिया है उसको ले लो, डिवाइड बाई अपना टी हाफ लगा दीजिए। तो भाई टाइम कितना दे रखा है उसने 40, आपका टी हाफ कितना 20, मतलब कितने हाफ लाइफ लगेंगे सर, 2 हाफ लाइफ लगेंगे। इसको नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम एन से दिखा देते हैं, किससे दिखा देते हैं, एन से। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गए 2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हुई। हाफ लाइफ कैसे, जो भी आपको टाइम दे रखा है, जितने टाइम में पूछा है,
और आपका हाफ लाइफ दे रखा है, तो हाफ लाइफ से डिवाइड कर दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की। और आपको चाहिए रिमेनिंग अमाउंट, क्या चाहिए, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना हो जाएगा, वो होता है, क्योंकि आधा होता है ना, हाफ लाइफ का मतलब क्या, आधा होना, तो 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n। तो भाई 1/2 हो गया, ठीक है, आधा हो रहा है। कितनी बार आधा हो रहा है, कितने हाफ लाइफ है, 2, तो 2 से कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 इज द राइट आंसर। दैट्स व्हाई द आंसर बिकम ए, 1/4। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही हुआ होगा। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है सर, हमसे कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता किस पर, क्या प्रेशर पर नहीं करता, सही बात है। टेम्परेचर पर करता है, बिल्कुल करता है भाई, टेम्परेचर तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कॉन्सेंट्रेशन पे भी करता है। कैटलिस्ट, भाई आपने सुना है टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। कैटलिस्ट की बात करें सर, कैटलिस्ट 2 टाइप के हो गए, पॉजिटिव कैटलिस्ट होंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, नेगेटिव होगा तो घटेगा। प्रेशर का तो हमने कोई इफेक्ट नहीं देखा, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता उसके बेस पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिएक्शन का रेट है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हमने इस एग्जाम पेपर के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई, हमने कर लिए सर 10 क्वेश्चन। हमने कर लिए इसके कितने क्वेश्चन भाई, 10 क्वेश्चंस इसको हम कर चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास में 2024-25 का ये एग्जाम पेपर है जो पिछले साल आया हुआ है ना, उसके ये बीएससी 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर है। इसमें हमारे पास 75 क्वेश्चंस दे रखे, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग जुड़े और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि आपके साथ भाई मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आपका कोई एग्जाम पेपर खराब ना हो, आप अच्छे से तैयारी कर सकें। हर क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना, किस तरह से उठाना, वो सारी चीज़ों को आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ आपकी ये शिकायत भी रहेगी कि सर अभी हमारे कुछ 1-2 यूनिट रह गई है तो उनको हम कैसे करें। तो उनको अगर रह गई है तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, उनके क्वेश्चंस कैसे करने, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इन सॉल्विंग के थ्रू, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपसे एक उम्मीद जरूर करना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने जितने भी पढ़ने वाले हैं, जिसको भी जरूरत है इन चीज़ों की, ठीक है। बस इतने कहना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।